हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर EMRS स्पेशल TGT PGT इंग्लिश के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उनके MCQs की सीरीज चल रही है। अभी फिलहाल जो हम MCQ कर रहे हैं वो है अनीता देसाई के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं उनके सारे MCQs कर रहे हैं हम। ठीक है, इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है। आज ये क्वेश्चन मैं जो LT ग्रेड वाली बुक है सुधीर के अरोड़ा की बुक, तो बहुत से लिटरेचर के स्टूडेंट के पास ये बुक रहती ही है। अब इसमें इनका अनीता देसाई का एक इम्पॉर्टेंट वर्क है द फेयरवेल पार्टी, तो उसके सारे क्वेश्चंस मैं टाइप भी नहीं किए हैं, मैंने उसी बुक से ये क्वेश्चंस लिए हैं। इनको मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करा देती हूँ। बहुत ही छोटा सा सेशन रहने वाला है। ऐसा है कि हमें ये क्वेश्चंस भी रिवाइज हो जाएंगे एक तरीके से। ठीक है, बाकी हम फिर आगे नए राइटर पे मूव ऑन कर जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं और ये अनीता देसाई का एक वर्क है द फेयरवेल पार्टी, उससे ये सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दो शी सॉरी, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है दो शी हैज बीन शॉर्ट लिस्टेड 3 times फॉर द बुकर प्राइज। देखिए मेरी जो आप अनीता देसाई की प्लेलिस्ट पर जाओगे तो फर्स्ट पार्ट आप देखोगे, उसमें एक करेक्शन भी था, उसमें बाय मिस्टेक मैंने ये सारी चीजें बोल दी थी। अभी इसमें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको इसी क्वेश्चन से। इसमें कहा गया दो शी हैज बीन शॉर्टलिस्टेड 3 times फॉर द बुकर प्राइज। बुकर प्राइज के लिए अनीता देसाई को 3 बार शॉर्टलिस्ट किया गया था। शी हैज नॉट येट रिसीव्ड द बुकर प्राइज, लेकिन उन्हें बुकर प्राइज नहीं मिला था। वहां पे हमने गलती से कह दिया था कि उन्हें 3 बार बुकर प्राइज मिला था, जबकि वो क्वेश्चन होना चाहिए था कि वो नॉमिनेटेड हुई थी 3 बार। ठीक है, बट हर डॉटर किरण देसाई हैज गॉट द बुकर प्राइज फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। और लेकिन इनकी जो डॉटर थी किरण देसाई, उनको इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो उनका वर्क था उसके लिए 2006 में बुकर प्राइज मिलता है। शी हैज रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड, और जो अनीता देसाई हैं उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1978 में। फायर ऑन द माउंटेन इनका वर्क है इसके लिए। इसके भी मैं क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, लास्ट वीडियो में ही हमने क्वेश्चंस को किया है। आगे कहा गया है शी हैज ऑल्सो गॉट द ब्रिटिश गार्डियन प्राइज फॉर द ब्लेज बाय द सी, और इनका एक और इंपॉर्टेंट वर्क है ब्लेज बाय द सी। इसके लिए इन्हें ब्रिटिश गार्डन प्राइज भी मिला है। ध्यान रखना है, देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपको अनीता देसाई की यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। शी हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम द मिरांडा हाउस, और वो ग्रेजुएटेड कहाँ से हुई है? मिरांडा हाउस से। क्लियर लाइट ऑफ डे जो वर्क हम कर चुके हैं, इसके क्वेश्चन भी। इज हर मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, ये भी ध्यान रखना है कि इनका मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कौन सा है? क्लियर लाइट ऑफ डे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये सारी इंफॉर्मेशन देकर ये पूछा गया था कि कौन से राइटर के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो आपको ये तो चीज क्लियर है ही, ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनीता देसाई। बस ये जो क्वेश्चन मैंने लिया, ये इंक्लूड किया है, वो इसलिए किया क्योंकि इसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन थी जो आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है द फेयरवेल पार्टी। The farewell party is a story written by Anita Desai. This story has been taken from, जो ये वर्क है ना द फेयरवेल पार्टी, इसकी स्टोरी अनीता देसाई ने कहाँ से ली है? ऑप्शन है गेम्स एट ट्विलाइट एंड अदर स्टोरीज, क्राई द पिकॉक, फायर ऑन द माउंटेन, या फिर इन कस्टडी। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर ये जो स्टोरी इन्होंने कहां से, कौन से पर्टिकुलर वर्क से ली है? तो राइट आंसर है यहां पर गेम एट ट्विलाइट एंड अदर स्टोरीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, गेम एट ट्विलाइट एंड अदर स्टोरीज। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, वेट अ मिनट, यस, क्वेश्चन नंबर 3, गेम एट ट्विलाइट एंड अदर स्टोरीज इज पब्लिश्ड इन। यहां से इन्होंने द फेयरवेल पार्टी की स्टोरी ली। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनका ये जो वर्क है गेम्स एट ट्विलाइट एंड अदर स्टोरीज, ये कब पब्लिश होता है? ऑप्शन है 1978, 1979, 1980, 1982। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, गेम्स एट ट्विलाइट एंड अदर स्टोरीज कब पब्लिश होता है?
1978 में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 1978। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन। इन द फेयरवेल पार्टी अनीता देसाई नरेट्स द स्टोरी ऑफ। द फेयरवेल पार्टी में अनीता देसाई किसकी स्टोरी को नरेट्स कर रही हैं, किसकी स्टोरी नरेट करती हैं? अ मिडिल क्लास फैमिली, अ हाई क्लास फैमिली, अ पुअर फैमिली, या फिर नन ऑफ दीज? यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? राइट आंसर इज अ मिडिल क्लास फैमिली। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अ मिडिल क्लास फैमिली। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज हु थ्रोज अ फेयरवेल पार्टी? कौन आयोजन करता है इस फेयरवेल पार्टी का? ऑप्शन है रमन, डॉक्टर बैनर्जी, या फिर मिसेस रे। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? रमन, डॉक्टर बैनर्जी, या फिर मिसेस रे? यस, द करेक्ट आंसर इज रमन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज रमन इज मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू। रमन दिल्ली से कहां मूव कर रहा था? पूना, इलाहाबाद, पटना, बॉम्बे? सोचिए, आंसर कीजिए। यहां पर राइट आंसर क्या हो सकता है? रमन इज मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू, यस, राइट आंसर इज बॉम्बे। ठीक है, दिल्ली टू बॉम्बे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। व्हाई इज, वेट अ मिनट, यस, अभी आपको पूरी तरह से विजिबल होगा ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं हम। व्हाई इज रमन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे? वो दिल्ली से बॉम्बे क्यों मूव कर रहा था? ऑप्शन है बिकॉज ऑफ हिज ट्रांसफर, बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ प्रॉब्लम, बोथ सॉरी, बोथ आर करेक्ट या फिर बोथ आर रॉन्ग? यस, क्या रीजन था उसका मूव करने का दिल्ली टू बॉम्बे? राइट आंसर इज बिकॉज ऑफ हिज ट्रांसफर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, देखिए क्वेश्चन यहां पर है, ऑप्शन नेक्स्ट पेज पर है। वेयर इज द पार्टी अरेंज्ड? पार्टी कहां पर अरेंज्ड की गई थी? ऑप्शंस हैं ऑन द लॉन, इन द रूम, इन द हॉल, या फिर नन ऑफ दीज? बताइए, सोचिए, आंसर कीजिए। यहां पर ही मैं क्वेश्चन मेंशन कर देती हूं। क्वेश्चन था वेयर इज द पार्टी अरेंज्ड? ठीक है, वेयर इज द पार्टी अरेंज्ड? करेक्ट आंसर इज ऑन द लॉन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज मिसेस बीना रमन इज। मिसेस बीना रमन इज, ऑप्शन है 30 ईयर ओल्ड, 32 ईयर्स ओल्ड, 34 ईयर्स ओल्ड, या फिर 35 ईयर्स ओल्ड? यस, यहां पर मिसेस बीना रमन की एज पूछी गई है। राइट आंसर है 35 ईयर्स ओल्ड। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। यस, अभी करेक्ट है, आपको विजिबल हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं हम। बीना हैज अ सॉरी, बीना हैज अ स्पेस्टिक चाइल्ड whom she has been nursing from the last? ऑप्शन है 15 ईयर्स, 16 ईयर्स, 17 ईयर्स, या फिर 19 ईयर्स? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 15 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 15 साल से वो उसकी सेवा में लगी हुई थी, अपने बच्चे की, जो स्पेस्टिक चाइल्ड था उनके पास। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 11, she is tall, she is a pale woman, heavy boned and shallow, she has dignity in her behavior, people admire her, who is she? यहां पर किसकी बात हो रही है? पर्टिकुलर स्टोरी से कौन से कैरेक्टर की बात हो रही है यहां पर? ऑप्शन है मिसेस रे, मिसेस बैनर्जी, बीना या फिर नन ऑफ दीज। Yes, she is tall, she is pale woman, heavy boned and shallow, she has dignity in her behavior और people admire her। तो यहां पर जो चर्चा की जा रही है वो है बीना, ठीक है, मिसेस बीना रमन। चलिए नेक्स्ट इज मिस्टर रमन वर्क्स इन। मिस्टर रमन कहाँ काम करते थे? अ टोबैको कंपनी, अ पेप्सी कंपनी, अ सिगरेट कंपनी या फिर नन ऑफ दीज। सोचिए, आंसर कीजिए। मिस्टर रमन वर्क्स इन। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है अ सिगरेट कंपनी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 13, मिसेस रे इज, बताइए। ऑप्शन है द कलेक्टर वाइफ, द मिनिस्टर्स वाइफ, द कमिश्नर्स वाइफ या फिर नन ऑफ दीज। बताइए मिसेस रे कौन थी? कलेक्टर वाइफ, मिनिस्टर्स वाइफ, कमिश्नर्स वाइफ। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, कमिश्नर्स वाइफ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कमिश्नर्स वाइफ। नेक्स्ट इज हु हैव द रियल कंसर्न विद रमन एंड हिज वाइफ। किसको रमन और उनकी वाइफ से वास्तव में फीलिंग्स थी या उनसे कंसर्न था, उनकी चिंता थी? इंजीनियर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, नन ऑफ दीज। सोचिए, आंसर कीजिए। हु हैव द रियल कंसर्न विद रमन एंड हिज वाइफ। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर। नेक्स्ट इज द पार्टी एंड्स विद द सैड सॉन्ग ऑफ टैगोर। दिस सॉन्ग इज सung बाय। जो फेयरवेल पार्टी थी उसका एंड जो होता है वो एक सैड सॉन्ग से होता है, जो टैगोर जी का एक सॉन्ग था। ये किसके द्वारा गाया गया था? हालांकि सॉन्ग तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का था, लेकिन गाया किसके द्वारा गया था यहाँ पर इस पार्टी के एंड में? ऑप्शन है डॉक्टर बैनर्जीज वाइफ, बीना, मिसेस रे या फिर नन ऑफ दीज। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर बैनर्जीज वाइफ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बैनर्जीज वाइफ। नेक्स्ट है फादर द बोट कैरिंग मी अवे। लाइन है यहाँ पर, फादर द बोट कैरिंग मी अवे, फादर इट इज कैरिंग मी अवे फ्रॉम होम। दीज आर लाइन्स ऑफ टैगोर सॉन्ग विच अपीयर। ये लाइन टैगोर के सॉन्ग की है, जो सॉन्ग कौन से एक पर्टिकुलर वर्क में हमें देखने को मिलता है। तो ये तो आप इजीली आंसर कर लोगे। इनफैक्ट हमने ये भी देख लिया कि पार्टी के एंड में ये सॉन्ग बस गाया जाता है और किसके द्वारा गाया जाता है? तो ये डॉक्टर बैनर्जीज वाइफ के द्वारा गाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? द फेयरवेल पार्टी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 17 is all of guests who never really talked to them before the party acted like they were really close with them, mostly for the drink. This is the excerpt from। ये जो लाइन्स हैं वो एक पर्टिकुलर वर्क से हैं। अब यहाँ पे उस वर्क का नाम पूछा गया है, तो यहाँ तो आप इजीली आंसर कर लोगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे मिक्स टाइप आ गए, हर राइटर के पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। जैसे एग्जाम में तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेयरवेल पार्टी से ही क्वेश्चन है, तो वहां पे पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस सिचुएशन में हमें समरी का पता होना चाहिए
ठीक है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितने भी गेस्ट थे who never really talked to them, जिन्होंने कभी उनसे बात तक नहीं की थी, बिफोर द पार्टी ऑर्गेनाइज करने से पहले, एक्टेड लाइक दे वर रियली क्लोज विद देम, वो ऐसे एक्ट कर रहे थे कि वो बहुत ज्यादा क्लोज हैं उनके साथ में, ठीक है, मोस्टली फॉर द ड्रिंक। ओके, तो ये कहां से लिया गया है? द फेवर पार्टी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 18 इज aha, now we have a chance to be with you at last. Now we can begin our party. This is the excerpt from, ये भी लाइन पूछी गई है कि कहां से ली गई है, तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। दो ऑप्शन यहां पर गिवन है, द फ्लाई एंड द लास्ट लीफ, और आगे दो ऑप्शंस हैं, द फेवर पार्टी एंड नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर आपको पता ही है, द फेयरवेल पार्टी से ही ये लाइंस भी ली गई हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 19 इज द स्टोरी द फेयरवेल पार्टी रिवील्स द ट्रूथ। ये जो स्टोरी है वो रिवील करती है ट्रूथ को, ट्रूथ ऑफ अपर क्लास एग्जीक्यूटिव्स हु डू नॉट हैव। तो अपर क्लास के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी सच्चाई को रिवील करती है, जिनके अंदर क्या नहीं है, हु डू नॉट हैव, क्या नहीं है, आर्टिफिशियल फीलिंग्स, जेन्युइन फीलिंग्स, बोथ आर करेक्ट या बोथ आर रॉन्ग। यस, इजीली गैस कर सकते हो आप। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेन्युइन फीलिंग्स, जिनके अंदर जेन्युइन फीलिंग्स ही नहीं है, वो सिर्फ दिखावा करते हैं, ठीक है, इस चीज को यहाँ पे मेंशन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 is the phrase a still lake of inky grass, a still lake of inky grass appears in, ये फ्रेज हमें कौन से वर्क में हमें देखने को मिलती है? ऑप्शन है द फ्लाई, द लास्ट लीफ, या फिर द फेबल पार्टी। a still lake of inky grass, यस, ये फ्रेज भी कहां से है? The farewell party. Option number C is the correct answer. The farewell party. Next is 21. Outside the circle of family and hospital, ringed as it were with barbed wire and lit with one single floodlight, Bina had no life. This is the excerpt from, तो ये भी एक्सर्प्ट कहां से लिया गया है पूछा जा रहा है। तो इसकी पहचान आप कैसे करोगे? इसकी तो आप कैरेक्टर का नाम देख के ही पहचान लोगे कि बीना नाम का कैरेक्टर कौन से वर्क में था। इस तरीके से आप पहचान सकते हो इन लाइंस, अगर ये लाइंस आती हैं। लाइन क्या है? आउटसाइड दिस सर्कल ऑफ द फैमिली एंड हॉस्पिटल रिंग्ड as it were with barbed wire and lit with one single floodlight, Bina had no life. तो राइट आंसर है द फेयरवेल पार्टी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 22, देखिए 22 इज हु स्टडीड इन शांति निकेतन इन द फेयरवेल पार्टी। तो फेयरवेल पार्टी में वो कौन है जो शांति निकेतन में जिसने पढ़ाई की है? डॉक्टर बैनर्जीज वाइफ, मिसेस रे, बीना, या फिर नन ऑफ दीज। सोचिए, आंसर कीजिए। हु स्टडीड इन शांति निकेतन? Yes, what should be the correct answer? यहां पर जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर बैनर्जीज वाइफ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द फ्रेज glazed with tears that were compounded equally of brink, relief and regret appears in, ये हमें कहां देखने को मिलती है? फ्रेज देख लेनी है, फ्रेज को पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एग्जाम में। अगर फ्रेज आ जाती है, लाइन पूरी लाइन आती है तो वो फिर भी हम गैस कर पाते हैं क्योंकि हमें समरी का अंदाजा होता है, लेकिन फ्रेज में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, तो ध्यान रखना है। ग्लेज्ड विथ टीयर्स दैट वर कंपाउंडेड इक्वली ऑफ ड्रिंक, रिलीफ एंड रिग्रेट, ये भी कहां से है? द फेयरवेल पार्टी से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 24th, डी.एन. मजूमदार इज द फादर ऑफ, डी.एन. मजूमदार किसके पिताजी हैं? डी.एन. मजूमदार, अनीता देसाई, किरण देसाई, कमला मार्कंडेय, या फिर नन ऑफ दीज। सोचिए, आंसर कीजिए।
यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? तो डीएन मजूमदार जो हैं वो अनीता देसाई के फादर हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? किरण देसाई के नाना जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अनीता देसाई। नेक्स्ट इज टोनी नाइम इज द मदर ऑफ। टोनी नाइम किसकी माता जी हैं? कमला मार्कंडे, अनीता देसाई, किरण देसाई, कमला दास। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, दो ऑप्शन तो आप इजीली नेग्लेक्ट कर सकते हो। आप किरण देसाई और अनीता देसाई को फोकस में रखो। तो मदर पूछी जा रही है तो किरण देसाई की भी पॉसिबल नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनीता देसाई, क्योंकि किरण देसाई की मदर तो अनीता देसाई ही है। नेक्स्ट इज 26th, अश्विन देसाई इज द हस्बैंड ऑफ। अश्विन देसाई किसके हस्बैंड है? कमला दास, किरण देसाई, अनीता देसाई। तो कमला दास तो आप हटा ही सकते हैं, इसे भी हटा सकते हैं। दो ऑप्शन है आपके सामने, क्या हो सकता है राइट आंसर? किरण देसाई या फिर अनीता देसाई? यस, राइट आंसर इज अनीता देसाई। तो यही साथ के साथ आप देख सकते हो किरण देसाई के ये फादर है, अश्विन देसाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। देखिए, इजीली विजिबल होगा। 27 is she got Padam Bhushan and Guardian Children's Fiction Prize. She also got Sahitya Academy Award for Fire on the Mountain in 1978. She is, कौन है ये? किसके बारे में बात की गई है? तो यहाँ पे अवार्ड्स को ध्यान में रखना है, वो तो आप पहचान ही लोगे। साहित्य अकेडमी अवार्ड और फायर ऑन द माउंटेन देखकर आप इजीली पहचान कर पाओगे। लेकिन साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि इन्हें गार्डियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज भी मिला है, पद्म भूषण भी प्राप्त कर चुकी हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अनीता देसाई। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट अ मिनट। यस, 28। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है 28, ठीक है। इस पर्टिकुलर वर्क पे इतने ही क्वेश्चंस हैं। 28 है, बाय बाय ब्लैकबर्ड, वॉइसेस इन द सिटी, क्राई द पिकॉक, जिगजैग वे, फास्टिंग फीस्टिंग, इन कस्टडी, क्लियर लाइट ऑफ डे, गेम्स ऑफ ट्विलाइट, फायर ऑन द माउंटेन आर सम पॉपुलर वर्क्स ऑफ। तो यहां से आपको इनके पॉपुलर वर्क्स भी पता चल गए। क्या क्या है? बाय बाय ब्लैकबर्ड है, वॉइसेस इन द सिटी है, क्राई द पिकॉक, जिगजैग वे, फास्टिंग फीस्टिंग, इन कस्टडी, क्लियर लाइट ऑफ डे और गेम्स ऑफ ट्विलाइट, फायर ऑन द माउंटेन। इनमें से बहुत से वर्क हैं जिन पे हमने क्वेश्चंस भी डीप में किए हैं। राइट आंसर है यहाँ पर अनीता देसाई। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इनके ये पॉपुलर वर्क्स हैं। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन जरूर देने हैं। और मैं अभी प्लानिंग कर रही हूँ कि जो बाकी के आपके राइटर्स हैं उनकी मैं एक कंबाइंड, एक बड़ी सी वीडियो बना के एक एक राइटर की 100 क्वेश्चन की वो अपलोड कर दूँ। आपका क्या सजेशन है आप जरूर बताइएगा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं वेट करूंगी। और इसके बाकी राइटर तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चली रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सजेशन जरूर बताना। मैं हर एक राइटर पे आपके 100 या जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 200 या फिर जितने भी हैं उनकी एक ही कंबाइंड वीडियो, एक वीडियो एक राइटर पर कवर करके रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है, अपलोड कर दूंगी इस चैनल पर, ठीक है। क्या ये सही रहेगा ये आपको बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।